आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने आप को जांच करिएगा कि आज की क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आप सही कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उनका स्रावन किया जाता है निम्न में से किसके द्वारा। जी हाँ, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उनका स्रावन किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, अग्नाशय द्वारा। जी हाँ, अग्नाशय द्वारा जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उनका श्रावण किसके द्वारा किया जाता है, अग्नाशय के द्वारा। बात करें इनसे संबंधित अदर जानकारी की तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 2 नंबर प्रश्न का, तो खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। जी हाँ, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, पेनिसिलिन। जी हाँ, पेनिसिलिन खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। बात करें इनसे संबंधित अदर जानकारी की तो पेनिसिलिन की खोज का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न से भी पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है पेनिसिलिन की खोज का श्रेय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें आज का 3 नंबर प्रश्न का, तो सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। जी हाँ, सौर सेल बनाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सौर सेल बनाने के लिए। बात करें इनसे संबंधित अदर जानकारी की तो सौर सेल सूर्य के सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 4 नंबर में रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। जी हाँ, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल। जी हाँ, रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। और बात करें अदर जानकारी की तो संवेग और बल दोनों सदिश राशि है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 5 नंबर में खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। जी हाँ, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत जम जाती है, यानी किसकी परत जम जाने के कारण सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड के जम जाने के कारण सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। और बात करें सिल्वर सल्फाइड के रासायनिक सूत्र का तो Ag2S इसका रासायनिक सूत्र होता है। और चांदी विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और इसका PDF आप कैसे फ्री में प्राप्त कर सकते वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 6 नंबर प्रश्न का, तो ग्रहों की गति का संचालन होता है। जी हाँ, ग्रहों की गति का संचालन निम्न में से किस नियम के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, केपलर के नियम द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 7 नंबर में मूली एक रूपांतरित है। जी हाँ, मूली एक रूपांतरित है, मूल है या कंद है या फल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल है। जी हाँ, मूली एक रूपांतरित मूल है। बात करें इनसे संबंधित अदर जानकारी की तो मूली मूसला जड़ का रूपांतरण
होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? जी हाँ, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है, किसके कारण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, जिसके कारण बर्फ पानी पर तैरता है। तो ये आप समझ गए होंगे। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 9 नंबर में वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। जी हाँ, वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 एवं जल प्राप्त होता है वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से। वही बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 10 नंबर में जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य द्वारा हो तो उसे कहते हैं। जी हाँ, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 11 नंबर में है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जी हाँ, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बात करें अदर जानकारी की, तो दूध का दही में परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 12 नंबर प्रश्न का, तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में मौजूद है? जी हाँ, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, 78% मौजूद है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में। बात करें वहीं ऑक्सीजन का, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत में है? तो 21। वहीं बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 0.03% है वायुमंडल में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? जी हाँ, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, स्नायु से जुड़ी होती है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से। कहीं कहीं आपको लिगामेंट भी देखने को मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइएगा। बात करें इससे संबंधित अदर जानकारी की, तो वयस्क मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती है। तो ये भी आप याद रखें। बात करें आज का 14 नंबर प्रश्न का, तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है। जी हाँ, प्रतिध्वनि सुनाई देती है निम्न में से किसके कारण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। बात करें ध्वनि की तीव्रता की माप की, तो डेसिबल में इसकी माप की जाती है। ध्वनि की तीव्रता की माप किसमें की जाती है? डेसिबल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्णवाद तथा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जी हाँ, किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक वर्णवाद तथा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने वर्णवाद तथा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। वहीं बात करें इनसे संबंधित अदर जानकारी की, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक इन्हीं ने लिखे थे। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ से प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो ये आप जरूर याद रखें। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। जी हाँ, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किसमें होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नींबू में साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। बात करें सिरका का, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? जी हाँ, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है निम्न में से?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेफाइट जो है भारी मशीनों के उपयोग के लिए सनहे के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। बात करें अदर जानकारी की तो कार्बन का एक अपरूप है ग्रेफाइट, तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 18 नंबर प्रश्न का तो मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। जी हाँ, मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, निम्न में से कौन सा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्षुद्रांत जो है मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बात करें वहीं आज का अगला प्रश्न का तो 19 नंबर में है सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? जी हाँ, सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, आघात वर्धीयता तथा तन्यता के कारण सोना महत्वपूर्ण धातु है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 20 नंबर प्रश्न का तो ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? जी हाँ, ध्वनि तरंग के विषय में निम्न में से क्या गलत लिखी हुई है, ये आपको पहचान करना है। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। बात करें ऑप्शन ए का ध्वनि का वेग 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ये बिल्कुल सही है। बात करें ऑप्शन बी का तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होता है। जी हाँ, ये भी सही है। बात करें ऑप्शन सी का तो ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जो है ये गलत लिखी हुई है ध्वनि तरंग के बारे में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 21 नंबर प्रश्न का तो गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? जी हाँ, गैलीलियो ने निम्न में से कौन सा यंत्र की खोज की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टेलीस्कोप की खोज किए थे किसने? गैलीलियो ने। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का तो निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। जी हाँ, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किस में विकसित होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बीज में विकसित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में विकसित होता है, तो यह आप याद रखिएगा। बात करें आज का 23 नंबर प्रश्न का तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। वही बात करें किलोवाट घंटा का, जूल का और न्यूटन मीटर का, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। और बात करें ऊर्जा से संबंधित अदर जानकारी की तो ऊर्जा एक अदिश राशि है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। बात करें 24 नंबर प्रश्न का तो वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या कहलाता है? जी हाँ, वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है निम्न में से वह क्या कहलाता है? क्या है ऑप्शन में दिया हुआ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, कांडरा कहलाता है वह संयोजी उत्तक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। बात करें आज का अगला प्रश्न का तो 25 नंबर में एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। जी हाँ, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। निम्न में से कौन से दर्पण के द्वारा या कौन सा लेंस के द्वारा? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है, तो ये आप याद रखिएगा। और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें इनसे संबंधित अदर जानकारी की तो आपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को आपसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो आप याद रखें। बात करें आज का 26 नंबर प्रश्न का तो प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया? जी हाँ, प्रथम टीका निम्न में से कौन से वैज्ञानिक के द्वारा विकसित किया गया?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका विकसित किया गया था। और के टीके को विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। चेचक के टीके को विकसित किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा। और चेचक एक विषाणु जनित रोग है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो संपिंडित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? जी हाँ, संपिंडित प्राकृतिक गैस निम्न में से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मीथेन जो है संपिंडित प्राकृतिक गैस होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग आती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, केंदु पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उबलता हुआ पानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बात करें ऑप्शन ए का, तो प्रकाश संश्लेषण, बहुकीकरण और दहन जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन कहते किसे हैं? चलिए वो समझ लीजिए। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे में विश्लेषण और दहन। वही बात करें भौतिक परिवर्तन का, तो उबलता हुआ पानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो आज का क्लास के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करके आप डेली के वीडियो का फ्री में PDF बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।